सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बुद्ध और उनका धम्म एपिसोड नंबर 4 देखेंगे। और इस एपिसोड नंबर में हम देखेंगे कि रोहिणी नदी को लेकर जो सिद्धार्थ गौतम थे उनका मत क्या था, कैसे क्या क्या उनके सेनापति जो हुआ करते थे उन्होंने क्या क्या विचार रखे, और जो उस समय के शाक्य और कोलीय वंश थे इन दोनों के बीच कैसे विवाद हुआ, इस बात को लेकर हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो सिद्धार्थ गौतम के सेनापति हैं वो कैसे उत्साहित करते हैं लोगों को कि हमें युद्ध करना ही चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो क्षत्रिय धर्म है तो युद्ध करने के लायक ही बना है। इस वजह से सिद्धार्थ गौतम जो थे कैसे मना करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम जानेंगे उस वीडियो में, कल बताएंगे उसके बारे में, है ना, क्योंकि आज ही बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। आज चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और पूरा वीडियो को एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और यार दोस्तों तक जरूर भेजना, अपने घर में मम्मी पापा के पास भी भेजो, ताकि उनको भी तो पता चले कि गौतम बुद्ध कैसे बुद्ध बने, है ना। सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध बन गए, कैसे बने, है ना। उनके पूरे जीवन से रिलेटेड बातें आपको बताई जाएंगी। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ, पढ़ते हैं। 11 नंबर देखेंगे, राजकुमार को प्रधानमंत्री के द्वारा समझना। मतलब जो राजकुमार थे सिद्धार्थ, उनको प्रधानमंत्री कैसे समझाते हैं और समझते हैं, है ना। पहला पॉइंट, उदाई समझ गया कि युवती असफल हो गई हैं और राजकुमार ने उनमें से कोई में रुचि नहीं दिखाई। नीति में कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बात करने का विचार किया। एकांत में उदाई ने राजकुमार से कहा, आपको योग्य मित्र की तरह राजा ने मेरी नियुक्ति की है, इसलिए मैं आपसे प्रिय मित्र के रूप में बात करना चाहता हूँ। इस प्रकार उदाई ने कहना आरंभ किया। चौथा पॉइंट, अहितकर काम से बचना, हितकर काम में लगना और विपत्ति में साथ ना छोड़ना मित्र का यही 3 लक्षण है। मित्रता का वचन देकर भी अगर मैं आपको पुरुषार्थ से विमुख होने पर सावधान नहीं कर सका तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। पॉइंट नंबर 6, ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध रखना अच्छा होता है। यह संकोच खत्म करने तथा अपना मनोरंजन करने दोनों में लाभदायक है। 7वां पॉइंट, स्त्री के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करने और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने से स्त्री का मन जीता जा सकता है। निस्संदेह सद्गुण भी प्रेम के कारण होते हैं और स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशाल नयन वाले राजकुमार, दिल से ना चाहते हुए भी उनकी सुंदरता के अनुरूप उन्हें प्रसन्नता रखने के लिए या प्रसन्न रखने के लिए कुछ शिष्टाचार नहीं दिखा सकते। अगला 9 नंबर लिखा है कि शिष्टाचार ही स्त्री का मरहम है। शिष्टाचार ही उत्तम आभूषण है और शिष्टाचार के बिना सौंदर्य ठीक वैसा ही है जैसे फूलों के बिना उपवन। पॉइंट नंबर 10, लेकिन मात्र शिष्टाचार का अकेले का क्या उपयोग, उसे हृदय भाव से सुमेलित होना चाहिए। निस्संदेह कठिनाइयों से प्राप्त होने वाली सांसारिक भागों की वस्तुएं जब अपने या आपके हाथों में हैं तो आप उनका अनादर ना करें। वो जो वहाँ का उनके दोस्त बनकर आए थे वो कह रहे थे। पॉइंट नंबर 11, काम सुख को सर्वोत्तम मानकर ही पुराने ज़माने में पुरंदर जो इंद्र थे, है ना, इंद्र का मतलब मैंने कल बताया था, इंद्र ने भी गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का आलिंगिक किया। क्या किया? आलिंगन किया। पॉइंट नंबर 12, इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ रमण किया तथा जैसे ही श्रुति के अनुसार लोपामुद्रा के साथ भी यही हुआ। किसके साथ? लोपामुद्रा के साथ भी यही हुआ। पॉइंट नंबर 13, उत्थ्य की पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ महान ऋषि बृहस्पति ने भी संभोग किया और उसका भारद्वाज को जन्म दिया। मतलब जो था उसे उत्थक की पत्नी के साथ किसने किया? जो बृहस्पति ऋषि था उसने संभोग किया और किसका जन्म दिया? भरद्वाज। मतलब इन्होंने देवी देवता होकर भी इतने गंदे गंदे इन्होंने काम किए हैं, लेकिन उनका कोई चर्चा नहीं होता है। 14 नंबर लिखा है, अधर्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी के साथ चंद्रमा ने ग्रहण किया। क्या किया? बृहस्पति की पत्नी के साथ चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुराने जमाने में राग तिरेक से पराशय ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री
काली के साथ सहवासना किया। पॉइंट नंबर 16, ऋषि वशिष्ठ ने वासना के वशीभूत होकर एक निम्न जाति की तिरस्कृत महिला अक्षमाला के साथ सहवासना किया और कपिंगलाद नामक पुत्र का जन्म दिया। सहवासना से मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन उसके साथ बनाए। पॉइंट नंबर 17, और राजऋषि यजात ने अपने यौवन की जीवंतता समाप्त होने के बाद भी कैतरथ वन में अप्सरा विश्ववाकी के साथ मनोविनोद किया, मतलब उसके साथ भी उन्होंने गलत किया। 18 नंबर, पत्नी के साथ संभोग मृत्यु का कारण होगा यह जानते हुए भी कौरव नरेश पांडु माद्री की सुंदरता और सद्गुणों से प्रभावित होकर प्रेम सुख के वशीभूत होकर सहवासना किया। इन जैसे महान व्यक्तियों ने भी जब काम सुख के लिए इन घृणित इच्छाओं के अनुसार काम किया तो प्रशंसित भोग विलास में क्या दोष है। 20 नंबर लास्ट पॉइंट है, यह सब होने पर भी आप जैसे सुंदर और शक्तिशाली युवक भोग विलास का तिरस्कार करता है जिस पर आपका अधिकार है और जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है, मतलब भूखी रहती है, ऐसा कहें तो। अगला पॉइंट है, हम लोग 12 नंबर पर आ गए। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। अब जो उनके दोस्त बन रहे थे, जो प्रधानमंत्री थे उनके राजकुमार के, उनको बहुत करारा जवाब दिया सिद्धार्थ ने। कैसे जवाब दिया तो देखो, पहला पॉइंट लिखा है कि पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन की भांति दहाड़कर राजकुमार ने उत्तर दिया। क्या दिया? प्रेम भाव प्रकट करने वाला यह अभिभाषण आपके योग्य ही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मुझे समझने में आपने कहाँ गलती की है। तीसरा पॉइंट, मैं सांसारिक विषयों का तिरस्कार नहीं करता। मैं जानता हूं कि संपूर्ण मानव जगत इसी में लिप्त है, लेकिन यह जानते हुए कि संसार अनित्य है, मैं इसमें कोई सुख नहीं देखता हूं। यदि स्त्रियों की सुंदरता स्थायी रहे तो भी इच्छाओं के सुखों में आनंद लेना बुद्धिमान व्यक्ति के योग्य नहीं है। पांचवा पॉइंट, और जो आप कहते हैं कि बड़े बड़े महान व्यक्ति भी विषयों में या विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाणित नहीं हैं, क्योंकि वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। अब पॉइंट नंबर 6, जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति है और जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं हो सकती। सातवां पॉइंट, और जो यह आपका कहना है कि ऊपर या ऊपरी मन से भी स्त्रियों से प्यार करना चाहिए या शिष्टाचार के द्वारा किया गया हो, तो भी मुझे यह रुचि नहीं है ना। देख रहे हो, उनको कोई भी रुचि नहीं है। अगला पॉइंट 8 नंबर, यदि उसमें सत्यता नहीं है तो स्त्रियों की इच्छाओं के अनुसार अनुपालन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ संपूर्ण रूप से व्यक्ति का मन और स्वभाव उसके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे अनुपालन का भी क्या अर्थ है। 9 नंबर, जहां मन राग से वशीभूत है, जहां असत्यता में विश्वास किया जाता है, जहां वस्तुओं के दोष में आसक्ति और भ्रम का सहारा लिया जाता है, वहां किसी योग्य की बात कहां है। 10 नंबर, और यदि राग से वशीभूत प्राणी एक दूसरे को धोखा देते हैं तो क्या पुरुष स्त्रियों के लिए अयोग्य और स्त्रियां पुरुषों के लिए अयोग्य नहीं हैं। 11 नंबर, अगर वे चीज़ें ऐसी ही हैं तब मुझे उम्मीद है आप मुझे विषय भोग से अशोभन कुपथ, क्या लिखा है, कुपथ पर नहीं ले जाएंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प से उदाई निवृत्त हो गया और उसने इसकी सूचना राजा को दे दी। जब सुद्धोधन ने सुना कि उसके पुत्र का चित्त बोले तो मन सभी प्रकार के विषयों में या विषयों से विमुख हो गया है, तो उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था मानो किसी हाथी के छाती में तीर लगा हो। उन्होंने अपने मंत्रियों 14 नंबर, उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ एक लंबी मंत्रणा की ताकि सिद्धार्थ को सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर से या ओर अभिमुख करने का उपाय खोजे जाए और उसने या उसके जीवन के संभावित झुकाव से दूर किया जाए। परंतु पहले जो उपाय किए जा चुके थे उनके अलावा उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। 15 नंबर लास्ट पॉइंट है इसकी, जिनकी पुष्प की मालाएं और अलंकार व्यर्थ हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण का कोई फल नहीं निकलता था, उन सभी स्त्रियों को विदा कर दिया गया। अगला टॉपिक है शाक्य संघ में दीक्षा। पहला पॉइंट है, शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु के ऊपर सभी शाक्यों को संघ में दीक्षित होना पड़ता था और उसका सदस्य बनना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। यह उसके संघ में प्रवेश करने तथा उसके सदस्य बनने का समय था। शाक्यों का एक सभा भवन था जिसे संथागार कहा जाता था। यह कपिल वस्तु में स्थित था। संघ की सभा संथागार में भी होती थी।
चौथा पॉइंट है, सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्यों के पुरोहितों को संघ की सभा बुलाने को कहा। तदनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संथागार में एक क्या है में संघ एकत्रित हुआ। संघ की सभा में पुरोहितों ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए और उसने संघ को इस प्रकार संबोधित किया। सेनापति शाक्य कुल के शुद्धोधन परिवार में जन्मा सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। यह 20 वर्ष का है और हर तरह के शाक्य संघ का सदस्य बनने के योग्य है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि इसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। जो कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो बोले। 8वां पॉइंट, इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई नहीं बोला। दूसरी बार भी पूछा गया या पूछा, जो कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो बोले। सेनापति ने कहा। 9 नंबर, प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूं, जो कोई भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों के संघ की कार्य प्रणाली का यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कार्यवाही नहीं की जा सकती और जब तक प्रस्ताव 3 बार पारित नहीं हो जाता उसे मान्यता नहीं मिलती थी। 12 नंबर, सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया। तब सिद्धार्थ को शाक्य संघ के सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की गई। देख रहे हो कि जब किसी शाक्य में या संघ में शामिल करना होता है तो उम्र होती है और सबका सलाह से उस संघ में घोषित किया जाता है ना। अगला 13 नंबर, तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़ा होने का कहा। मतलब सिद्धार्थ को कह रहा है कि खड़ा हो जाओ, है ना। 14 नंबर, सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ ने सदस्य बनाकर आपको सम्मानित किया है? मैं अनुभव करता हूं मान्यवर, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। 15 नंबर, क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है मान्यवर, मुझे नहीं पता है, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। ऐसा उन्होंने कहा। 16, सबसे पहले मैं आपको संघ के सदस्यों के कर्तव्य बताऊंगा, पुरोहितों ने कहा और एक एक करके उसने बताया। पहला पॉइंट 16 का, तन मन और धन से आपको शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। मतलब ये कह रहा है कि तन मन और धन से शाक्यों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको संघ की सभाओं से अनुपस्थिति नहीं रहना, जो संघ की सभा होगी उसमें अनुपस्थिति नहीं रहना है। और तीसरा उसमें कह रहा है कि बिना भय और पक्षपात के आपको किसी शाक्य के आचरण में पाए गए दोष को बताना चाहिए। मतलब कोई भी अगर गलती करता है तो आपको तुरंत बताओ, अगर सही है तो सही बताओ, झूठ है तो झूठ बताओ। चौथा पॉइंट, यदि आप पर कोई दोषारोपण है ना, यदि आप पर कोई दोषारोपण होता है तो आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए और निर्दोष होने के लिए सफाई देनी चाहिए, वो ये बता रहे हैं ना। 17 पॉइंट, अब अगला पॉइंट, पुरोहित ने तब आगे कहा, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या करने से आप संघ की सदस्यता खो दोगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है कि यदि आप बलात्कार करते हो तो संघ के सदस्य नहीं रह पाएंगे। दूसरा पॉइंट, यदि आप किसी की हत्या करते हो तो संघ के सदस्य नहीं रह पाएंगे। तीसरा पॉइंट, यदि आप चोरी करते हो तो संघ के सदस्य नहीं रह पाएंगे। यदि आप गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो संघ के सदस्य नहीं रह पाएंगे। 18 नंबर, मान्यवर मैं आपके या आपका कृतज्ञ हूँ। ये कौन कह रहा है? सिद्धार्थ। मान्यवर मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ अनुशासन के नियमों को बताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। 14 नंबर, अब हम पढ़ते हैं संघ से मतभेद, कैसे संघ में मतभेद हो गया और कैसे क्या हुआ। पहला पॉइंट, सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बनने 8 वर्ष बीत चुके थे। मतलब सिद्धार्थ 8 वर्ष बीत चुके थे शाक्य का सदस्य बने, मतलब वो 28 वर्ष के हो गए थे। दूसरा नंबर, वह संघ का एक पक्का और समर्पित सदस्य था। जितनी रुचि उसे अपने मामलों के लिए थी उतनी ही उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण अनुकरणीय था, इसलिए वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। तीसरा पॉइंट, उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद घटना बन गई थी और सिद्धार्थ के जीवन के लिए एक संकट। चौथा पॉइंट, इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ था। पांचवा पॉइंट, शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। दोनों साम्राज्यों की विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। अब दोस्तों साथियों ध्यान से सुनना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमें इतिहास में जितने भी बड़े बड़े अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो सब बताते हैं
कि जो बुद्ध हैं उन्होंने घर क्यों छोड़ा था, तो 4 चीज़ें देखा था, बूढ़ा, मृत, ऐसे सन्यासी, इन चीज़ों को देखकर उन्होंने घर छोड़ दिया था। लेकिन रियल की घटना क्या है यहाँ पर समझने की कोशिश है कि हमारा शाक्य और कोलियों के बीच झगड़ा हुआ था। नदी, ये जो नदी की बात कर रही है रोहिणी नदी को लेकर, इस नदी को लेकर विवाद हुआ था। इस वजह से सिद्धार्थ गौतम के सामने 3 प्रस्ताव रखा गया था और उन तीनों में से एक को मानना था। इस वजह से सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर निकले थे। और वहाँ पर क्या बताया जाता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखो ना, खेत सींचने के लिए शाक्य और कोली दोनों रोहिणी नदी के पानी का उपयोग करते थे। प्रत्येक वर्ष दोनों के बीच विवाद होता था कि रोहिणी नदी का पानी पहले कौन और कितना लेगा। इन विवादों के कारण कभी कभी झगड़े हो जाते थे और दोनों ओर से लोग घायल भी हो जाते थे। 7वां पॉइंट, सिद्धार्थ की आयु के 28वें वर्ष में पानी के लिए शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ के लोग घायल भी हुए। ऐसा जानकर शाक्यों और कोलियों ने अनुभव किया कि युद्ध के द्वारा इस विवाद को सदा के लिए सुलझा देनी चाहिए। 9 नंबर, इसलिए शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की चर्चा के लिए संघ की एक सभा बुलाई। मतलब उस समय अब युद्ध करना चाहते थे कोलियों के विरुद्ध, और शाक्य और कोलियों आपस में लड़ना चाहते थे। तो देखो 10वां पॉइंट, संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया और हमारे लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोलियों द्वारा इस प्रकार के आक्रमण कार्यवाही पहले भी हो चुकी है। आज तक हमने उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा काम नहीं चल सकता। इसे रोकना ही चाहिए और रोकने का एक ही उपाय है, कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। मेरा प्रस्ताव है कि संघ द्वारा कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो इसका विरोध करना चाहे वह बोले। 11 नंबर, सिद्धार्थ गौतम ने अपने स्थान पर खड़े हुए और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी की समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इससे दूसरे युद्ध का बीजारोपण होगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है, जीतने वाले को दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है, लूटने वाले को दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। अगला पॉइंट 12 नंबर, सिद्धार्थ गौतम ने अपना कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में संघ को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि कौन सी पक्ष या कौन सा पक्ष दोषी है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने ज्यादती की है। यदि यह सत्य है तो हम लोग भी दोषी या दोष मुक्त नहीं हैं। 13 नंबर, सेनापति ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी लेने की बारी पहले हमारी थी। 14 नंबर, सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम लोग भी पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हैं, इसलिए हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वो 2 आदमी चुने, फिर चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने और 5 मिलकर विवाद का निपटारा करें। 15 नंबर, सिद्धार्थ गौतम ने जिस संशोधन का सुझाव दिया उससे विधिवत समर्थन मिला, लेकिन सेनापति ने इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया कि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि कोलियों का संकट उन्हें कठोर दंड दिए बिना समाप्त नहीं हो सकता। 16 नंबर देखते हैं, इसलिए प्रस्ताव और संशोधन दोनों मतदान के लिए रखे गए। पहले सिद्धार्थ के संशोधन को मतदान के लिए रखा गया, वह भारी बहुमत से अमान्य हो गया। 17 नंबर, उसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम इसके विरोध में फिर खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। शाक्य कोलियों के निकट संबंधी हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना मूर्खता है। 18 नंबर, सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रिय के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता। साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्हें अपने भाइयों से भी संघर्ष करना चाहिए। 19 नंबर, यज्ञ करना ब्राह्मणों का, युद्ध करना क्षत्रियों का, व्यापार करना वैश्यों का और सेवा करना शूद्रों का धर्म है। हर वर्ग को अपना धर्म निभाने में पुण्य मिलता है, यही शास्त्र का आदेश है। 20 नंबर, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहां तक मैंने धर्म को समझा है वह इसे समझने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर केवल प्रेम से ही शांत हो सकता है। 21 नंबर, अधीर होकर सेनापति ने कहा, इस प्रकार के दार्शनिक शास्त्रों में पढ़ना एकदम बेकार है। सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि इस पर संघ का क्या विचार है। 22 नंबर, सेनापति ने अपना प्रस्ताव मत लेने के लिए रखा, भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, देश छोड़ने का प्रस्ताव। सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने देश क्यों छोड़ा, इसके बारे में इस टॉपिक पर बात किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या देखा
कि दो गणराज्य हैं, एक शाक्य है और कोली हैं। इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है रोहिणी नदी को लेकर, और उसमें जो सेनापति हैं, सिद्धार्थ गौतम की तरफ से सेनापति हैं, वो कह रहे हैं कि कोलियों से युद्ध किया जाए, हमारा जो क्षत्रिय वंश है, हम लोगों का कार्य है युद्ध करना। और इस पर सिद्धार्थ गौतम मना कर देते हैं, और जब मना कर देते हैं तो विवाद होता है, बात बढ़ती है, बहुत आगे बात बढ़ जाती है, और इसके बाद देश छोड़ने का भी प्रस्ताव आता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। कल बताएंगे आपको।